हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, मैं आपको पिछली वीडियो में आपका पार्ट 1 पूरी तरह से विस्तार में बता चुकी हूँ, जिसका नाम था परिवार कल, आज और कल, जिसमें हमने परिवार में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। चलिए आज अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो आपके विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम में परिवेश के पाठ्यक्रम से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इस पाठ में हमारे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, एक लड़की की कहानी जो बताती है कैसे उसकी परिवार जो है उसकी प्रेरणा बने हैं, कौन सा परिवार में ऐसा सदस्य है जिन्हें वो अपना प्रेरणा मानकर आगे बढ़ती है। बच्चों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूरी तरह से प्रेरित रहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके होने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसा करेंगे, हमें साहस मिलता है। तो इस वाले पार्ट में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति के नाम आएंगे जो हमारी प्रेरणा हो सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अंगों के अभाव में भी समाज में अपना नाम बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। ये एक लड़की की कहानी है जो अपना आज स्कूल से खुशी से लौट रही थी। क्यों? आज उसकी खुशी का क्या कारण था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है बच्चों? आपको अपने पर्यावरण, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर का आवरण हमारा पर्यावरण कहलाता है। जैसे हमारे आसपास की हमारी पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें, हमारी जमीन, पानी, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही हमारे जीवन का पूरी तरह से हमारा एक रिसोर्स है, हमारा भरण पोषण करता है। तो हमें इसे संरक्षण करना है, इसका कंजर्वेशन करना है। यहाँ पर जो हमें पानी मिला है उसको बर्बाद नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। तो इस तरह से हमें अपने पर्यावरण को बिल्कुल साफ सुरक्षित रखना है, जिससे हम और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी इनका इस्तेमाल कर सके। तो आज वो लड़की खुश क्यों है? क्योंकि उसने पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख लिखा था और कक्षा में सबसे अच्छा जो लेख चुना गया था वो उस लड़की का ही था। मैं घर पर 2 लोगों को अपनी यह बात कहने सबसे पहले बताना चाहती थी। वो घर पहुंचकर सबसे पहले अपने घर में 2 लोगों को ये बात बताना चाहती थी कि उनका जो आज लेख है वो सबसे अच्छा चुना गया है। एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। वो 2 व्यक्ति कौन थे जिन्हें लड़की बताना चाहती थी? अपनी नानी को सबसे पहले और अपने भैया को सबसे पहले। वे दोनों मेरी बातें हुए सबसे ज्यादा खुश होते थे। तो कौन? जो उसकी नानी और उसके भाई थे, वो सबसे ज्यादा खुश होते थे मेरी खुशी में। तो चलिए देखते हैं। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती थी। तो उनकी नानी उन्हीं के साथ रहती थी, वो हमेशा मेरी बातों को सुनना चाहती थी। भैया से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती है। तो यहाँ पर जो भैया है वो मेरी प्रेरणा है। वो लड़की को जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है? उन्हें अपने भैया से मिलती है। तो जो लड़की प्रेरित है वो किससे है? यहाँ पर अपने भैया से। नानी की उम्र ज्यादा है, वह ऊंचा सुनती है और उन्हें दिखता भी कम है। तो आप जानते हैं बच्चों, जब हमारी उम्र बढ़ती है समय के साथ तो हमारी बहुत सारा जो शरीर के अंग होते हैं वो साथ नहीं देते हैं। जैसे कि नानी अब उनकी बूढ़ी हो चुकी है तो उन्हें सुनाई भी ऊंचा देता है और ज्यादा अच्छे से दिखता भी नहीं है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं और नानी को अखबार का शौक है, सारी खबरें जानने का। तो पापा जो है बिटिया के, वो उन्हें पूरा अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में भी नानी की तरह के नानी तरह तरह के पकवान बनाती है। नानी बूढ़ी हो चुकी है पर वो आज भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। वो बाटी चोखा बहुत अच्छा बनाती है, माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा है। तो यहाँ पर नानी को सबसे अच्छा कौन सा व्यंजन बनाना आता है? बाटी चोखा, जो लड़की की माँ भी फिर बहुत अच्छा बनाती है। माँ आज भी नानी से पकवानों के बारे में पूछती रहती है और माँ आज भी नानी की मदद से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, उनसे पूछ पूछ कर। नानी के साथ हम सब मजे से रहते हैं और ये बिटिया जो है अपने पापा, मम्मी, भैया और नानी के साथ पूरे मजे से रहती है। देखिए जरा चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है?
बच्चों, आप सभी ने बूढ़े व्यक्ति को तो देखा ही होगा कि जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किस तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, ऊंचा सुनते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, चलने के लिए या तो किसी का सहारा या लाठी का सहारा लेना होता है, खाने में उनके हाथ कांपने लगते हैं। तो इस तरह की तकलीफें हम देख सकते हैं। तो ये आप सबने अपने घर में अगर बुजुर्गों को देखा होगा तो आप खुद से लिख सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ हमें होती है। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। अब जो लड़की है वो अपने भैया के बारे में बताती है, तो उनके भैया का क्या नाम है? किशन। और वो क्या सिखाते हैं? संगीत सिखाते हैं। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। जब वो संगीत सिखाते हैं तो बच्चे भी अपने टीचर की जैसे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो बच्चे किशन भैया की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और भैया को क्या क्या पसंद है? संगीत सुनना, दोस्तों के साथ घूमना और बातें करने का उन्हें बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वे अपने काम खुद करते हैं। तो यहाँ पर जो बिटिया के भैया है वो देख नहीं सकते, वो क्या है? अंधे हैं और चीज़ों को देख नहीं सकते, फिर भी वो अपना काम, बहुत से अपने काम खुद से कर लेते हैं। जब कभी उनको मदद की जरूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं, और जिन कामों में उन्हें मदद की आवश्यकता होती है वहां हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं। भैया को पढ़ने का बहुत शौक है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा, अब वह गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाते हैं। तो भैया को पढ़ने का भी शौक है और वो शहर जाकर संगीत सीख कर आए थे, और गांव में अब वो एक संगीत टीचर बन चुके थे, गांव के बच्चों को संगीत सिखाते हैं। विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में भी भैया ने सहयोग दिया था। और जो इस लड़की का विद्यालय, जब यहाँ पर हमारा जो 26 को जो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, उसमें क्या किया था इन्होंने? गणतंत्र दिवस पे जो अपना प्रोग्राम करवाया था उसमें इनके भैया ने भी मदद की थी। आप जानते हैं 26 जनवरी, यहाँ पर 26 जनवरी को क्या होता है, यहाँ जो बच्चे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब भी वे घर के बाहर जाते हैं तो एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं, और आपने देखा है जो आंखों से अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? छड़ी लेकर चलते हैं, इस तरह से वो छड़ी खुलती चली जाती है और फिर उसे फोल्ड कर लेते हैं, उसके सहारे से वो चलते हैं। तो देखिए आगे चर्चा करते हैं, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं अंधे लोगों की? सड़क पार कराने में, उन्हें कुछ सामान उठाकर देने में, उनको कुछ पढ़कर सुनाने में। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिसमें आप अंधे व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? चलिए, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसकी किस प्रकार मदद करते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना है। चलिए देखते हैं, इसे भी जानिए। अब हमारे जो विद्या ज्ञान पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, यहाँ से वो महत्वपूर्ण जो पार्ट है अब यहाँ शुरू हो चुका है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको समझाती हूँ और बताऊंगी किस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे भी जानिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती है, जिसे ब्रेल कहते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें किस प्रकार की लिपि से पढ़ाया या सिखाया जाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं लिखने के माध्यम को हम लिपि कहते हैं। जिस भी भाषा को लिखा जाता है तो उसको लिखने की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा को लिखने की देवनागरी लिपि होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए खास लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल अब देखिए होती कैसे है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो इसको जो तैयार किया गया है वो एक मोटा कागज होता है और उसी पर ही नुकीले औजार से मोटे मोटे इस तरह के बिंदु लगाए जाते हैं, जिन्हें जो देख नहीं सकते वो व्यक्ति छूकर पता लगाते हैं। तो इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो ये क्या होता है, नुकीले का जब इस पर उभरे हुए अक्षर है तो उभरे हुए अक्षरों को आप छूकर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर पढ़ा जाता है वो होता है छूकर पहचानना, क्योंकि इन अक्षरों को उभारा जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब इसका नाम ब्रेल लिपि क्यों पड़ा? हम जानते हैं कि ये कहाँ से आई और इसका नाम इस प्रकार क्यों है।
तो बच्चों यहाँ पर ना देख सकने वाले व्यक्तियों के लिए जो लिपि है उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिसमें नुकीले औजार से बिंदु बनाए जाते हैं एक मोटे कागज पर और जिनको छूकर उभरे हुए अक्षरों को छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जिसने इस लिपि की खोज की है उनका नाम है लुईस ब्रेल। ये फ्रांस का व्यक्ति था, फ्रांस देश में रहता था, तो इसका इन्हीं के नाम पर यह लिपि पड़ गई है, ब्रेल लिपि। नाम क्या था व्यक्ति का? लुई ब्रेल। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई। जब वह बच्चा लुई ब्रेल 3 साल का था तो नुकीले औजार कुछ उनकी आंख में लग गए, जिसकी वजह से उन्हें दिखना बंद हो गया। चोट आने के कारण उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। अब उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और कुछ भी इंतजाम अब नहीं है उनके लिए, तो वो हमेशा सोचते थे मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं कैसा ऐसा चीजें बना सकता हूँ कि मैं भी पढ़ाई कर सकूं। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। तो जो उन्होंने एक तरीका सोचा कि मैं छूकर अक्षरों को पढ़ सकता हूँ, छूकर पहचान कर सकता हूँ, तो छूकर पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। और जो छूकर पढ़ने की विधि जिसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी वो आज लुई ब्रेल विधि के नाम से या ब्रेल विधि के नाम से जानी जाती है। और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिसमें आप उभरे हुए अक्षरों को छूकर पढ़ते हैं। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आप ब्रेल लिपि देखेंगे तो इस तरह की होती है। यहाँ पर ABCDEFG जो आपके अल्फाबेट है, इस तरह से क्या बिंदु लगाए गए हैं और बिंदु पर एक बिंदु को गाढ़ा काला किया हुआ है जो उभरा हुआ है, जिससे आप छू सकते हैं कि ये ज्यादा उभरा हुआ है तो ये A है। तो देखते हैं इस पर पढ़ा कैसे जाता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो बच्चे ब्रेल लिपि आप समझ गए हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये कितने बिंदु पर आधारित होती है, ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती है। आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4, 2, 6, 5। तो सही उत्तर हमारा क्या है? 6 बिंदु पर। तो इस तरह से आपको चुनना होगा। आगे देखिए, आजकल ब्रेल के नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। अब धीरे धीरे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अब इसमें और परिवर्तन होने लगे हैं कि ये और आसान हो गई है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। जैसे आपके कंप्यूटर पर कीबोर्ड होता है, अब इस तरह की लिपि कंप्यूटर पर भी आ गई है। अब आप इस पर टाइप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर पर भी ब्रेल लिपि के द्वारा काम किया जा सकता है। तो ये तो हुआ बच्चों उनके लिए जो लोग देख नहीं सकते। अब आगे जानते हैं जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए कैसा होता है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सांकेतिक जिसमें आप इशारों से समझाते हैं, संकेत देते हैं। तो जो लोग सुन नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा से सीखते हैं। देखिए, सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित भी होते हैं। आपने देखा होगा जब डीडी चैनल, डीडी मेट्रो होता था तो उस पे जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए इशारों से उन्हें न्यूज सुनाई जाती थी। तो इसी तरह से जो लोग सुन नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा से सीखते हैं। टीवी पर मूक बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वह बातों को किस प्रकार संकेतों द्वारा समझाए जाते हैं। और जो लोग बोल नहीं सकते वो संकेतों से, मूक बधिर जो होते हैं बोल नहीं सकते, वो संकेतों से जो क्या करते हैं, समाचार सुनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर लिपि और किस प्रकार से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए किस लिपि का खोज हुआ, ब्रेल लिपि का। जो लुई ब्रेल, जो ब्रेल लिपि है वो किसके नाम पर आधारित है? लुई ब्रेल। जिसने इसकी खोज की थी वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस देश का रहने वाला था। इसमें कितने बिंदु पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भैया की ईमानदारी। तो चलिए अब वो अपने भैया की ईमानदारी के बारे में कुछ बताती है, देखते हैं कहानी में अब क्या बताया जाता है। शाम को भैया बोले चलो मेला चलते हैं। तो क्या हुआ, अब वो भैया को क्या ले जा रहे हैं, मेले में लेकर जा रहे हैं। अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। तो बिटिया ने क्या किया, जो उनकी बहन थी अपने दोस्तों को भी बुला लिया। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीजें लेकर आए थे। आपने देखा होगा जैसे ट्रेड फेयर लगता है तो उसमें सभी राज्य कि जो यहाँ पर जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध वस्तुएं होती है उन्हें लेकर मेला लगता है। अलग अलग राज्य में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसे लेकर एक मेला लगाया जाता है। तो इसी तरह से भैया ने
मेला घुमाया, हमने बहुत कुछ खाया पिया, मुंबई की भेलपूरी भी खाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो मुंबई है, मुंबई में यहाँ पर मुंबई शहर की क्या यहाँ बहुत फेमस है, भेलपूरी। तो यहाँ पर उन्होंने भेलपूरी भी हमें खिलाई। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन निकल के आता है कि मुंबई का कौन सा जो व्यंजन है वो काफी प्रसिद्ध है, तो भेलपूरी। भेलपूरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो भैया पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वाले को बाकी पैसे भी दिए। हम आपस में खुसर फुसर कर रहे थे तो भैया ने समझाया कि नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखिए अभी तक यहाँ पर लड़की का नाम नहीं आया था, लेकिन अब लड़की का नाम आ गया, अंजू नाम है लड़की का, ठीक है। ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं होता। जब आप सच बोलते हैं किसी चीज से हमें नहीं डर लगता। आत्मविश्वास बढ़ता, और जब आप सच्चे रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। तो इसी तरह जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, झूठे बच्चे किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो देखिए उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो भैया से आपने देखा कि पाठ का नाम क्या था, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो अंजू के लिए उनके भैया उनकी प्रेरणा है, क्योंकि वो उन्हें सारी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो चलिए इनको भी जानिए। तो बच्चों ये वाला जो बॉक्स है ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अब देखना क्वेश्चन निकलेंगे कि किस तरह से जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं जिनकी किसी तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, तो कैसे उन्होंने समाज में अपना नाम कमाया और वो किस प्रकार हमारी प्रेरणा है। सबसे पहले देखिए सुधा चंद्रन, जो कि भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ पर जो ये लेडी दिखाई गई है इनका नाम है सुधा चंद्रन, जो कि भरतनाट्यम करती है। एक दुर्घटना के कारण उनका पैर काट दिया गया। उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर को उनका पैर काटना पड़ा, और फिर कृत्रिम पैर मतलब कि आर्टिफिशियल लेग, जो हम नकली पैर लगाते हैं, उसकी सहायता से नृत्य करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इनका एक पैर कट जाने पर भी ये पीछे नहीं हटी और आज इनका भरतनाट्यम में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इनका क्या नाम है, सुधा चंद्रन। साथ ही रविंद्र जैन, जो कि जिनको दिखाई नहीं देता, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनका नाम है यहाँ रविंद्र जैन। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रम में अपना संगीत दिया है। तो जो ये रविंद्र जैन है ये क्या है, यहाँ पर संगीतकार हैं, जो टीवी में और काफी सारे पुरस्कार भी जीत चुके हैं, जो बहुत सारे कार्यक्रम और पिक्चरों में अपना, फिल्मों में अपना संगीत दे चुके हैं। साथ ही शरद गायकवाड़ जो है पैरा ओलंपिक में तैराक हैं। जो ओलंपिक होते हैं पैरा ओलंपिक, जिसमें जो लोग अपंग होते हैं, जिनका शरीर के अंग पूरे ठीक नहीं होते, वो उनके लिए पैरा ओलंपिक जो होते हैं उसमें ये तैराक है। इनका क्या है, इनका एक हाथ खराब है, ये एक हाथ खराब होने के कारण भी तैराकी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रसिद्ध लोगों के बारे में जाना। एक जो है हमारी सुधा चंद्रन, जो कि भरतनाट्यम में नृत्य करती है, भरतनाट्यम जो कि एक डांस फॉर्म है। साथ ही दूसरे व्यक्ति रविंद्र जैन, जो आंखों से देख नहीं सकते पर फिल्मों में और टीवी में संगीत दे चुके हैं। साथ ही तीसरे शरद गायकवाड़, जो कि एक तैराक है, जिनका एक हाथ खराब है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इन लोगों के बारे में जाना। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रेरणा है कि हम तो, हमारे तो सभी अंग बिल्कुल ठीक है, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ से आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चर्चा करिए, अगर भैया कम पैसे देकर चले जाते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर वो उनके टीचर भी, आप जानते हैं कि किशन भैया जो इन बच्चों के संगीत टीचर भी, अगर वो उन्हें कम पैसे देकर जाते तो क्या वो भैया को कभी अपनी प्रेरणा मानते? कभी नहीं मानते। वो तो बोलते कि भैया भी खुद भी झूठे हैं। तो इसीलिए जो हमारे बड़े हमें अच्छा सिखाते हैं वो हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं और हम उन्हीं से प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस पार्ट में किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 था, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ये इसमें बड़े बड़े प्रश्न उत्तर हैं जो चैप्टर के बेस पर हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेल से आप क्या समझते हैं? तो ब्रेल एक लिखने पढ़ने की एक विधि है जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, जहाँ से उभरे हुए अक्षरों पर हम जो लोग देख नहीं सकते वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी वीडियो में मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।